आप न्यूज 18 देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देखिए, नोएडा के द लॉस लेमन बार में बिल के विवाद को लेकर युवक की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है, जिसमें एक युवक की बार के स्टाफ के साथ मारपीट होती साफ देखी जा रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। तारीख 25 अप्रैल, वक्त रात करीब 11 बजे। बार के अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उनको देखकर लग रहा है कि बार के अंदर जरूर कुछ हुआ है, जिससे वो नाराज हैं। काली कमीज पहना एक शख्स ज्यादा गुस्से में नजर आता है। बताया जा रहा है कि यही ब्रजेश राय है। ब्राउन रंग की शर्ट पहना युवक उसको समझाने की कोशिश करता है। वहीं एक दूसरा युवक भी है, उसने भी काले रंग की शर्ट पहनी है और वो सूट पहने खड़े शख्स से किसी बात पर विवाद कर रहा है। थोड़ी देर में वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। बार का और स्टाफ बाहर आ जाता है। माहौल तनाव भरा नजर आ रहा है। दोनों पक्ष की ओर से लगातार बात हो रही है, लेकिन हाव भाव से साफ है कि दोनों ओर टेंशन बरकरार है। तभी मैरून रंग की टी शर्ट पहने युवक और काले रंग की शर्ट पहने युवक के बीच में कुछ बातचीत होती है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब साथ थे और मैरून रंग की टी शर्ट पहना लड़का हाथों से इशारा करके अंदर चलने को कहता है, जिसके बाद ब्रजेश राय को समझाने की कोशिश होती है, लेकिन ब्रजेश राय की नाराजगी कम होती नजर नहीं आती। दोनों ओर से अब भी किसी बात पर विवाद होता हुआ दिख रहा है, तो बार के कुछ कर्मचारी फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में सब सामान्य सा होता दिखता है। भीड़ भी कुछ छट जाती है। हालांकि बार में पार्टी करने आए युवकों में अभी भी कुछ नाराजगी बनी हुई है। बातचीत लगातार जारी है। तभी ब्रजेश राय अपने फोन से कुछ टाइप करते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर देता है, जबकि उसके साथी और बार के स्टाफ के बीच में बातचीत लगातार जारी है। अब मैरून रंग की टी शर्ट पहना युवक बार के स्टाफ से कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लग जाती है। इतने में बार का एक स्टाफ ब्रजेश राय की तरफ बढ़ता है। लग रहा है कि वो ब्रजेश राय का फोन लेना चाहता है, जिसमें ब्रजेश राय ने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया है। इतने में दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाती है, जिसके बाद बार का स्टाफ एक साथ मिलकर ब्रजेश की पिटाई करना शुरू कर देता है। इस बीच ब्रजेश नीचे गिर जाता है। इसके बावजूद उसकी पिटाई जारी रखी जाती है। युवक के साथी बीच बचाव करते हुए नजर आते हैं। करीब 3 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि ब्रजेश के साथ बार के स्टाफ ने मारपीट की। हालांकि इसके बाद का सीसीटीवी फुटेज अभी सामने नहीं आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक द लॉस लेमन बार के 8 स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ब्रजेश ने विरोध किया होता है और ब्रजेश इस जगह आकर वो तमाम लोग जो मैनेजर्स और बाउंसर्स होते हैं उनका जब वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तभी ये नोकझोंक होती है और उनको इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मंजू शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। मुजफ्फरनगर से खबर। गुजरात एटीएस की छापेमारी में एक घर से करोड़ों का ड्रग्स बरामद किया गया है और इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा आपको बताएं कि एटीएस कर सकती है। हैदर के पास से बरामद हुआ है करोड़ों का ड्रग्स। अफगानी ड्रग्स के कई बैग्स बरामद किए गए हैं। एटीएस की तरफ से कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले से जुड़े हुए। हैदर ने पड़ोसी के घर पर यह ड्रग्स की पूरी खेप छुपाई हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। मुजफ्फरनगर में किस तरह से ड्रग्स की खेप बरामद की गई है और इसको लेकर आज एक और बड़ा खुलासा एटीएस की तरफ से किया जा सकता है। कोई आम ड्रग्स नहीं है ये, बल्कि अफगानी ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, जिसका जो दाम है वो मार्केट में सबसे ज्यादा बताया जाता है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है घर से, और जिस जगह से ये करोड़ों की ड्रग्स जिस घर से बरामद की गई है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज एक बड़ा खुलासा करने की भी खबरें सामने आ रही है एटीएस की तरफ से। तो ड्रग्स के जो ये तार हैं किस तरह से फैले हुए हैं, अब इसी की जांच पड़ताल एटीएस की तरफ से की जा रही है। विनेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। विनेश, पूरी खबर बताइए। ये एक बड़ा खुलासा, ये एक बड़ी ड्रग्स की खेप जो है वो एटीएस के हाथों लग चुकी है। बिल्कुल, हमारे सूत्रों की अगर माने तो एटीएस ने जो छापेमारी की थी हैदर की निशानदेही पर के आवाज से कई बैग बरामद किए गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की ड्रग्स है
और उसको लेकर जो पूरी टीम थी हैदर के साथ, एटीएस की टीम, वो वापस मुजफ्फरनगर से रवाना हो गई है। और जो जिस समय छापेमारी की जा रही थी उसी समय जानकारी मिल रही थी कि ये जो छापेमारी है, ये ऑपरेशन है, बेहद ही बड़ा ऑपरेशन है और काफी भारी मात्रा में यहाँ से ड्रग्स बरामद की जा सकती है। तो वही हुआ कि पड़ोसी के घर से जहाँ पर इन्होंने एक ड्रग्स छुपा कर रखी गई थी, वहां से ड्रग्स के बैग बरामद किए गए और एटीएस की पूरी टीम उसको लेकर अपने साथ यहाँ से रवाना हो गई है। अच्छा, तो इस बारे में अब खुलासा करने की जो बातें सामने आ रही है विनेश, उसको लेकर क्या अपडेट है कि एटीएस कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है आज इस पूरे मामले पर? निश्चित तौर पर खुलासा कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई मुजफ्फरनगर जनपद स्तर पर कोई इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना एटीएस टीम की तरफ से दी गई है, ना जनपद के पुलिस के किसी अधिकारी के द्वारा दी गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एटीएस अन्य कई जगह पर और भी छापेमारी शायद एटीएस की चल रही है, अन्य जनपदों में, अन्य इनसे जो पूछताछ में जो भी सुराग इनके हाथ लगे होंगे उसके आधार पर, और तभी उसके बाद ये एटीएस पूरा बड़ा खुलासा करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब आपको बताएं कि नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर कार ने एक युवक को कुचल डाला है। रोड रेज का ये पूरा मामला है और इस पूरे हादसे में घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है और ये पूरी वारदात पास ही में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आपके सामने की कार ने किस तरह से रौंद दिया है यहाँ पर इस युवक को और इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आईसीयू में इस समय इसका इलाज चल रहा है। लाल घेरे में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इस पूरे हादसे की तस्वीरें हैं। देखिए 30 तारीख की रात को 1:30 बजे महामाया फ्लाईओवर के नीचे दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक सदस्य को, जिसका नाम है दिवाकर मोटवानी, उसको अपनी गाड़ी से तेज़ गति में गाड़ी चलाकर उसको काफ़ी हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला लगने पर पुलिस ने एक्सीडेंट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। परंतु उसके बाद दूर से खड़े होकर देख रहे एक गाड़ी में सवार व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया, जिसके आधार पर हमने मुकदमे में 307 की वृद्धि की है। पूरा मामला अंततः रोड रेज का मामला निकलकर सामने आया है। नोएडा में रोड रेज का मामला सामने आया है। शुक्रवार को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बेरहमी से कार चढ़ाई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें ये मामला यहीं का है, महामाया फ्लाईओवर का, जब रात में एक पीड़ित पक्ष जो है वो नोएडा से सोनीपत जाने के लिए रवाना हुआ था। उसी दौरान दो कारों में टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद जब विरोध किया जाता है और पीड़ित पक्ष जब उसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करता है, तो जो पीछे खड़ी कार है उसने कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा लिख लिया गया है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वहीं पीड़ित जो परिवार है उसका कहना है कि पुलिस ने मामला हल्की धाराओं में लिखा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बढ़ते हैं आगे। नोएडा के बाद गाजियाबाद से खबर, जहां पर लोनी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और लोनी बॉर्डर थाना पुलिस पर एक्शन के लिए खत लिखा गया उनकी तरफ से। पुलिस पर लगाया है चोरों को छोड़ने का आरोप। महिला के घर से चोरी का ये पूरा मामला, पीड़ित महिला ने विधायक से लगाई थी इंसाफ की गुहार, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया गया है इनकी तरफ से। सीएम को पत्र लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। जो बॉर्डर थाना पुलिस ने किया है वो सुनकर के ये तो स्तब्ध करने वाली बात है। जो कभी पहले जो फिल्मों में देखा करते थे कि पुलिस के ही संरक्षण में सारे काम होते हैं, उस बात को इन्होंने प्रमाणित किया है और इसकी शिकायत हम माने मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे, अधिकारियों से भी करेंगे कि इस तरह की घटना हुई कैसे। जो चोर है उसको पकड़ने के बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। जो चोर पकड़ा गया उसने जबकि बताया कि इस व्यक्ति ने चाबी बनवाई, इसने बताया कि जाके चोरी करो, वहाँ पैसे रखें, क्योंकि वो इनके यहाँ आता जाता था, और उस व्यक्ति ने चोरी कराई, उसको छोड़ा गया। और वो जो माल है उसको वापस पुलिस के द्वारा किस नियत से मंगाया जा रहा है, तो हमने सीओ साहब को भी कहा है, मैंने पत्र भी लिखा है कि जो भी अधिकारी हैं पूरा थाना सस्पेंड हो, जो भी दोषी हैं। अगर ये थाना सस्पेंड नहीं हुआ और ये पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए तो हम कठोर कार्रवाई कराएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बीजेपी के नेता नरेश अग्रवाल की, जिनकी सांसद निधि से हुए कार्यों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसके बाद डीएम ने रिकवरी का नोटिस दिया है। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने साल 2019 में डिग्री कॉलेज में क्लासरूम और बरामदे के निर्माण के लिए 22,83,000
1000 रुपये आवंटित किए थे, लेकिन जांच में काम कम पाया गया, लिहाजा आखिरी जो किश्त थी वो रोक दी गई थी। जांच में काम महज 16,34,000 रुपये का पाया गया था, जिसके बाद से डीएम ने 1 लाख की वसूली के आदेश दिए हैं। कि सुरेश कुमार सिंह महाविद्यालय बघौड़ा गौसगंज में माननीय नरेश अग्रवाल जी की सांसद निधि से 2019 में लगभग 23 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी कार्यदायी संस्था जो ब्लॉक कछौना थी। तो उसमें 2 किश्तों में लगभग 17 लाख की धनराशि ऑलरेडी दी जा चुकी थी और तीसरी किश्त से पहले हम लोगों ने जब उसका सत्यापन कराया तो उसमें जो कार्यदायी संस्था द्वारा जो बनावट है उसमें कुछ कमी पाई गई थी। उसके लिए हम लोगों ने उसकी जो कुल धनराशि है उसमें कटौती की, तो जो स्वीकृत धनराशि लगभग 23 लाख की थी और जो कार्य है वो लगभग 16 लाख के आसपास का पाया गया। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोपों के मुताबिक यहां पर डॉक्टरों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पहुंचे युवक को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया। ये मामला फूलबेहड़ सीएचसी का है। शिवम जायसवाल नामक युवक कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए यहाँ पहुंचा था, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया। जब शिवम को इसकी जानकारी हुई तो वो अपने भाई के साथ इस बारे में जानकारी लेने सीएचसी गया। अब आरोपों के मुताबिक वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे बदसलूकी की है, उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। जब सीएमओ ने से इस पूरे बाबत पूछा गया तो उन्होंने इस पूरी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पल्ला झाड़ लिया है। ये गलत। मेरा छोटा भाई फूलगढ़ सीएचसी केंद्र पर कोविड का टीका लगवाने गया था, लेकिन वहां उन लोगों ने जो है उसको एंटी रेबीज कुत्ते का टीका लगा दिया है। जब मैंने उनसे पूछा, बात करी, तो बड़ी अभद्रता से उन्होंने मुझसे बात की। फूलबेहड़ सीएचसी की बात पता चली है, इसके लिए संबंधित एसीएमओ को जांच सौंप दी गई है और वो 2 दिनों में इसकी जांच करके पूरा मसला क्या है, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये पूरी जांच करके बताएंगे। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक बदमाश चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे और इसके पास से असला, लूटपाट का और सामान बरामद कर लिया गया है। बीती रात थाना कोतवाली नगर की टीम और थाना कैंट की टीम की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 2 शातिर अपराधी गोकर्ण निषाद और राजेश निषाद पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से अवैध असलहे, कारतूस, काफ़ी मात्रा में चेन, ईयर टॉप्स, नंबर प्लेट फर्जी, अपाची मोटरसाइकिल जिसपे फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था तथा अन्य सामान बरामद हुए। बढ़ते आगे मथुरा से खबर, जहां की गोवर्धन राधा कुंड इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोपों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी भूमाफियाओं ने कब्जा करके खाली प्लॉट में अवैध निर्माण करवाया हुआ था। तहसीलदार बुलडोजर लेकर राधानगर कॉलोनी पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, उसी के परिपेक्ष में आज मैं अपने रेवेन्यू स्टाफ को, लेखपाल वगैरह को साथ लेकर आया हूँ। ईओ साहब के साथ जो पहले चिन्हित हो चुके थे अवैध कब्जे, उनको हटवाया गया है आज जेसीबी से। शेष की पूरी पैमाइश की जा रही है, उसके बाद उच्च अधिकारियों रिपोर्ट देके समुचित कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, यानी कि लखनऊ से गाजीपुर तक सफर के लिए आज से टोल टैक्स लगना शुरू हो गया है। आगरा एक्सप्रेस वे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी टोल टैक्स लगाया जा रहा है। दरअसल आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रति किलोमीटर 2 रुपये 15 पैसे की दर से टोल टैक्स लिया जाएगा और यही दर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लागू होगी। फिलहाल आपको बताएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स में 25% की छूट जारी रहेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 13 एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं।
यूपीडा को टोल लेने की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर आज से टोल टैक्स देने की शुरुआत हो गई है और देखिए किस तरीके से, चूंकि पहला दिन है लिहाजा पूरे टोल बूथ को सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है, प्रॉपर पूजा पाठ किया गया है यहाँ पर। इसके बाद प्रसाद वितरण के साथ ही यहाँ पर अब टोल की दरों को वसूलने का प्रयास शुरू हो गया है। लेकिन थोड़ी मुश्किल इस बात को लेकर के हो रही है कि चूंकि पहला दिन है और जो पूरा का पूरा सिस्टम है इंटीग्रेटेड टोल के लिए फास्टैग से जो रिसीव करके पैसे कटते हैं, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही तकनीकी खामियों की वजह से। और शायद यही वजह है कि जितनी भी लेन दिख रही है आपको, उसमें कुछ जगहों पर कैश देना पड़ रहा है लोगों को और कुछ जगह इंटीग्रेटेड सिस्टम काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आज से इसकी शुरुआत हुई है। कुल 304 किलोमीटर का लंबा ये एक्सप्रेसवे है, जिससे पूर्वांचल की दूरी बेहद कम हो जाती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अलग अलग वाहनों के लिए टोल टैक्स की क्या दरें तय की गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे को आधार मानकर अगर हम रूट वाइज कुल टोल टैक्स की रकम की बात कर लें, तो आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से गाजीपुर तक अलग अलग वाहनों के लिए 2022 और 23 में टोल की दरें 25% की छूट के साथ निर्धारित की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी निर्माण के लिए यहां पर मशीनें जो हैं वो लगाई गई थी। और ये आप समझ रहे हैं लखनऊ टू गाजीपुर टोल रूट को, टोल टैक्स को जो आज से वसूलना शुरू हो जाएगा। ओवरसाइज व्हीकल जो है उनके लिए 4185 रुपए का ये कीमत रखी गई है, उनको 4000 से ऊपर टोल टैक्स देना होगा। लखनऊ से गाजीपुर के लिए 731 रुपए का ये टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा कुल कितना टोल टैक्स लगेगा ये हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बाराबंकी के लिए 77 रुपए का महज टैक्स चुकाना होगा। लखनऊ से रायबरेली के लिए अगर आप इस रास्ते को पकड़ते हैं तो 175 रुपए का टैक्स है जो वसूला जाना है। लखनऊ से आजमगढ़ के लिए 503 रुपए हैं टैक्स के देने के लिए, और लखनऊ से मऊ के लिए 544 रुपए हैं जो आपको देने होंगे। लखनऊ से अगर बलिया की बात की जाए तो ये 707 रुपए हैं जो चुकाने होंगे टैक्स के माध्यम से, टोल टैक्स के माध्यम से। और लखनऊ से जौनपुर अगर आप दूरी तय करते हैं तो 391 रुपए, और इसके आप आगे बढ़ते हैं तो लखनऊ से गाजीपुर के लिए 675 रुपए हैं जो चुकाने होंगे। हम आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि लखनऊ से बाराबंकी के लिए कुल 77 रुपए हैं। तो 25% की छूट के बाद हम आपको बता रहे हैं कि कितना टोल टैक्स आपको देना होगा। लखनऊ से रायबरेली 25% छूट के बाद 174 रुपए बन जाता है। लखनऊ से आजमगढ़ 25% छूट के साथ 503 रुपए बन जाता है। लखनऊ से मऊ 544 रुपए बन जाता है, जिसमें 25% की छूट आपको मिलेगी। हम बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अगर जौनपुर की तरफ रुक कर लें तो यहाँ से 391 रुपए है, माफ कीजिए 391 रुपए, जिसमें 25% छूट आपको मिल जाती है। तो आप समझ रहे थे पूरी तरह से जो आज से शुरू हो जाएगा टोल टैक्स वसूलना, उसमें कितनी दूरी पर आपको चुकाना होगा। अब इस पर आपको यह भी जानकारी दें कि यूपीडा के चेयरमैन अवनीश अवस्थी ने चांदसराय से लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया है। अवनीश अवस्थी ने कहा है कि आज से टोल टैक्स की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में टोल की दरों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हमने तय समय पर एक्सप्रेस वे बनाया और तय समय पर टोल लागू कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि एक्सप्रेस वे पूर्वांचल के लोगों की बड़ी लाइफलाइन है ये, और यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे। आज से जेब ढीली करनी पड़ेगी लोगों को, ये तो पता है, लेकिन शुरुआत किस तरीके से हो रही है, कितना आप लोगों को लग रहा है कि मुश्किल था ये, अब इसकी शुरुआत हो रही है, लोगों के लिए सफर सुगम हो जाएगा, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे आज से। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब उद्घाटन हुआ तब से इस पर मूवमेंट शुरू हो गया। बहुत ज़बरदस्त इस पर ट्रैफिक भी है, और उसके बाद जो है आज मई दिवस पर 1 मई पर इसका टोल भी शुरू किया गया है। कैबिनेट डिसीजन से इस कार्य को शुरू किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे टोल लगाया गया था, और ट्रैफिक एक्सप्रेसवेज पर इतना अधिक बढ़ा है कि एक साल में लगभग 40% तक ट्रैफिक बढ़ा है। इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से इससे जुड़े हुए जितने जनपद हैं, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और फिर बिहार तक के ट्रैफिक को इससे लाभ मिलेगा। टोल जो अब लागू किया गया है इसमें 25% की छूट
जैसा आगरा एक्सप्रेसवे पर है उसी तरह इस पर भी छूट दी गई है। आज पहला दिन है। फास्टैग अभी आज या कल तक चालू जब हो जाएगा तो व्यवस्था में और सुधार आएगा। लेकिन अच्छाई ये है कि हमारे इस टोल से जो इन एक्सप्रेसवेज को फंड करने के लिए हम लोगों ने बैंकों का सहयोग लिया है उसका रिपेमेंट खुद यूपीडा अपने पैरों पर खड़े होकर कर सकेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।